Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 10th of June. So let's start the day with the first important topic and that is नमस्ते स्कीम। तो यहाँ पर यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि 766 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं देश में, उनमें से 508 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। एंड ये स्कीम जो है फॉर रिहैबिलिटेशन से जुड़ा हुआ मैनुअल स्कैवेंजर्स के, जिसको मर्ज कर दिया गया है नमस्ते स्कीम से फॉर 100% मेकनाइजेशन ऑफ सीवर वर्क। बेसिकली आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीवर जो होता हुआ है, गटर का जो साफ सफाई होता है, तो ज़्यादातर जो SC ST वाली आबादी हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और वो मैनुअली इसको किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टिल इसके ऊपर एक लॉ है कि मशीनों का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेथ आपको तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में देखने को मिल जाएंगे जो कि इसी प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजर्स का होता है, क्योंकि उनको कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। तो इस वजह से एक तो हम उनको कहीं ना कहीं इंक्लूजन में भी नहीं रखते हैं कि समाज का पार्ट भी नहीं रखते हैं, तो एक तो उसको हमको बहिष्कार करते हैं वहाँ से, और उसके बाद में अलग अलग वो हेल्थ डिजीजेस से भी वो परेशान रहते हैं। इसीलिए नमस्ते स्कीम जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गटर के अंदर जाकर के साफ कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुखद है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो ये है कि 100% फंडिंग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसी के साथ साथ में ये जॉइंट इनिशिएटिव भी है, जहाँ पे ये तो है ही, साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि जो महुआ मंत्रालय है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। और साथ साथ में आप देखोगे तो इसको लॉन्च किया गया 2022 में। टाइम पीरियड क्या है, 4 साल के लिए है, 2022-23 से 2025-26। ठीक है, चलिए। और ये इन्विसाज करता है सेफ्टी और डिग्निटी किसका जी, सैनिटेशन वर्कर्स का अर्बन इंडिया में, जो कि क्रिएट करता है एनेबलिंग इकोसिस्टम वगैरह के सैनिटेशन वर्कर्स को मिल सके, और ये की कंट्रीब्यूटर्स है उस ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में जो प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड वगैरह। ठीक है, चलिए। साथ साथ में इंप्लीमेंटेशन एजेंसी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नमस्ते का। तो डायरेक्ट सवाल प्रीलिम्स में देखिए, आज के टाइम पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे सवाल कम हुए हैं, लेकिन सामने EPFO का एग्जाम है, तो सवाल जो बनता है नमस्ते स्कीम, तो एक तो ये होगा कि सेंट्रल सेक्टर्स की आपको ध्यान रखना है, दूसरा मंत्रालय तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं जो सीवर वर्कर्स हैं जो सीवेज में जाकर के काम करते हैं वो मशीनों का यूज हो सके, मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो। वो चौथा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। और मेन फीचर्स क्या है जी इसका, तो मेन फीचर्स स्कीम का यही है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सभी अर्बन लोकल बॉडीज में। आइडेंटिफिकेशन करने का काम तो ये बेसिकली सेप्टिक टैंक और इन सब के वर्कर्स को, और ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाएगा इनको, PPE किट्स वगैरह भी दिया जाएगा जो कोविड में हमने देखा, और असिस्टेंस भी दिया जाएगा सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह से लेकर के। एक्सटेंड किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन सभी को अंडर, और उनके परिवार वालों को भी अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर जो है वो देता है पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, चलिए। लाइवलीहुड असिस्टेंस भी दिया जाएगा, जिससे मेकनाइजेशन और एंटरप्राइज डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके फंडिंग वगैरह दे करके। साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जीरो फैटेलिटी होना चाहिए, मतलब डेथ वगैरह सैनिटेशन डिपार्टमेंट में ना हो, और सारे सैनिटेशन वर्क जो है वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा हो, और कोई भी सैनिटेशन वर्कर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखा जाए ह्यूमन के फीकल मैटर से, और सैनिटेशन वर्कर्स को कलेक्टिवाइज किया जाना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, और जितने भी सीवर और सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको एक्सेस होना चाहिए ऐसे लाइवलीहुड्स का। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन किया जाए और सुपरवाइज किया जाए मॉनिटरी सिस्टम्स वगैरह का, अवेयरनेस वगैरह बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एलोकेट करती है 100 करोड़ यूनियन बजट का इस स्कीम के लिए। तो अगेन ये डेटा बेस्ड हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि अगेन EPFO का एग्जाम है 2 जुलाई को, ज़्यादा टाइम है नहीं, सवाल ऐसे होंगे स्कीम्स बेस्ड, तो इसीलिए इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कि वो सबमिट करे रिपोर्ट्स ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स, मतलब जितने भी वर्कर्स उनको वो वेजेस मिल नहीं रहा है जो एनरोल किए हैं अपने आप को मनरेगा स्कीम में इस राज्य के। ठीक है, और इसको कब लाया गया था मनरेगा को जी, तो 2005 में लाया गया था, और कॉमेंस हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था 2006 में, और इसको लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है दुनिया का। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये लीगल गारंटी देता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर को
टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो कि काम करना चाहता है पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, यूपीएससी जो खेलता है आपको पता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लीगल गारंटी है कितना 100 डेज के लिए। ठीक है, साथ साथ में जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं हर रूरल हाउस होल्ड का, एनी रूरल हाउस होल्ड या एवरी रूरल हाउस होल्ड हो, ये करेक्ट होगा। और साथ साथ में जो भी पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे स्किल्ड लिखा हो सकता है तो अनस्किल्ड होगा। और इसी के साथ साथ में मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो रूरल डेवलपमेंट है जो कि एंटायर इंप्लीमेंटेशन देखेगा इस स्कीम का। और इसी के साथ साथ में ये इंप्रूव करना चाहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करता है ब्रिज करने का गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द कंट्री। तो ये जो रिच एंड पुअर है उसके गैप को कम करने की बात, मंत्रालय याद रखिएगा रूरल डेवलपमेंट। तो फीचर्स में हमने देख लिया कि जो भी अडल्ट मेंबर्स होंगे जो काम करने के इच्छुक होंगे वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोकल ग्राम पंचायत में जाकर के। ठीक है, और इसके बाद में ग्राम पंचायत जो है वो रजिस्टर करने के बाद उनको इंक्वायरी दे करके एक जॉब कार्ड इशू करेगा। और फिर एम्प्लॉयमेंट भी 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। द एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर एक्स्ट्रा वेज भी मिलना चाहिए। तो ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल आता है और ये हमने वेबसाइट से जाकर के इन नोट्स को बनाया है। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ये आपका अगर यहाँ पे कवर हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे एफर्ट के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर अपना आप मोटिवेशन हमारे लिए शेयर कर सकते हैं ताकि हमको उससे ज़्यादा प्यार मिल सके। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सोशल ऑडिट है मनरेगा वर्क्स का जो कि मैंडेटरी है, और इसी के साथ साथ में सोशल ऑडिट मैंडेटरी है, मतलब जो भी मनरेगा के तहत काम होगा वो मैंडेटरी है कि उस पर सोशल ऑडिट हो। और इसी के साथ साथ में 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट किया जाए एप्लीकेशन वगैरह का। और राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, मतलब कि अगर वो काम करने के लिए इच्छुक है, उसने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया ग्राम पंचायत में, लेकिन अब 15 दिन या उससे ज़्यादा हो चुका है और उसको काम मिल नहीं रहा है, तो वैसे केस में क्या है कि फिर उसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो मिलना चाहिए, ऐसा मेंशन भी है। इसी के साथ साथ में 1/3 बेनिफिशियरीज जो है वो महिलाएं भी होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 में से जो 33 है वो विमेन होनी चाहिए। ठीक है, और ग्राम सभा जो है वो प्रिंसिपल फोरम है और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिल करके इसको फिक्स करते हैं। चलिए बाकी आप देखोगे तो ये 10 ब्रॉड कैटेगरीज में है, वाटरशेड, इरिगेशन, फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, ठीक है, फिशरीज वगैरह, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन से काम जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा, ये वर्नाक्यूलर स्कूल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अक्रॉस इंडिया है उनको भेजा जाएगा मोदी स्कूल फॉर प्रेरणा। तो ये क्या है जी, तो बेसिकली आप देखोगे नेक्स्ट ईयर से 2 बच्चे जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट से भारत के, उनको प्राइमरी स्कूल जो कि वडनगर गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर भेजा जाएगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन लिए थे एज पार्ट ऑफ अ वीक लॉन्ग स्टडी टूर। ठीक है, तो इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चों को भेजा जाएगा अगले साल से। इसी के साथ साथ में इस स्कूल को कब बनाया गया था, तो 1888 में। ठीक है, 1888 में, और 2018 तक ये फंक्शनल था। ठीक है, और इसी के बाद में इसको रिस्टोर किया गया ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये वडनगर का बेसिकली टूरिस्ट पार्ट बन गया। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिस्टोरेशन काम चालू की है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रेरणा द वर्नाक्यूलर स्कूल। और इस प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप किया जाएगा एक इंस्पिरेशनल स्कूल, जहाँ से स्टूडेंट्स हर देश के कोने से आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से एक बहुत ही इवॉल्व्ड लाइफ जो है वो जिया जा सकता है। जॉइंट इनिशिएटिव है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का, और डिटेल्स के हिसाब से देखें तो हर बैच में लगभग 30 स्टूडेंट्स होंगे जिनको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा 1 सप्ताह के लिए। अच्छा है, ऐसे इनिशिएटिव जो है वो इंस्पायर करेंगे यूथ को। और इसी के साथ साथ में 750 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं भारत में, वहाँ से 2 बच्चों को लाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट से। एजुकेशनल ट्रिप जो होगा मोस्टली वो स्टूडेंट्स के लिए होगा कक्षा 9 से 10 के, क्लासेस 9 to 10, और ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा इंटेलेक्चुअल लेवल, क्रिएटिविटी, इन सबको परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखेगा। कॉस्ट जो होगा एकोमोडेशन का और ट्रांसपोर्ट का उसको यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो लेकर के चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ही डील करेगा, लेकिन वहाँ तुरंत गलत हो जाएगा, और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हर वक्त मिनिस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रेरणा वाले में यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो इस कॉस्ट को बेयर करेगी। ट्रेनिंग जो होगा वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट पे होगा। नेक्स्ट, नोवा खकोवा का डैम, तो बेसिकली आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं स्टिल रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो जारी है, और इसी बीच में एक डैम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिसका नाम नोवा खकोवका डैम है, और ह्यूज पोर्शन जो इस डैम का है वो बेसिकली सदर्न यूक्रेन में है जो कि डिस्ट्रॉय। इसका मैप भी हमने कल वाले वीडियो में कवर कराया था, तो आप लोग अगर सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने मैप भी डिटेल में कवर कराया है, ये आप देख सकते हैं खकोवका डैम। ठीक है, नेक्स्ट
ये जो डैम है बेसिकली रशिया कंट्रोल करता है, मेजर सिटी ऑफ खेरसॉन में लाई करता है सर्दर्न यूक्रेन के, और करेंटली मोस्ट ऑफ द टेरिटरी जो है सर्दर्न बैंक्स का वो बेसिकली मतलब रशिया में ही लाई करता है, और नॉर्थ का जो है वो कंट्रोल यूक्रेन करता है। डैम को बनाया गया था 1956 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के तहत, और ये नाइप्रो रिवर पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये नाइप्रो रिवर पे है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ऊटा का उतना पानी जितना है। ऊटा एक लैंड लॉक्ड स्टेट है माउंटेन वेस्ट सब रीजन में, जो कि यूएसए का पार्ट है, तो उतना पानी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और अगेन आप देख सकते हैं सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च लाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्याय विकास पोर्टल। तो न्याय विकास पोर्टल को बनाया गया ताकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कि 60% सेंटर और 40% स्टेट्स। ठीक है, चलिए ये जो पोर्टल है वो बनाया गया था मॉनिटर करने के लिए। हमने देख लिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्याय विकास स्कीम, और ये पोर्टल अलाउ करता है 4 एफिशिएंट वेज जिससे कि बेसिकली लॉगिंग किया जा सके पोर्टल को, और स्टेक होल्डर्स को अलाउ किया जा सके कि वो मैनेज कर सकें। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह। ठीक है, और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट हॉल्स होना चाहिए, रेसिडेंशियल यूनिट्स होना चाहिए, और इसी प्रकार से सभी को बनाया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेज गेनिंग लगा होगा, और अगर आपको कंटेंट काफी क्रिस्प लग रहा है और टू द पॉइंट लग रहा है तो प्लीज चैनल को प्रमोट करिए अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब से और अपने कमेंट से, और वीडियोस को पूरा देखिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अपकमिंग इतने भी एग्जाम्स है, और अगर आपको यूपीएससी 2024-25 में अपीयर होना है तो उसके लिए अभी से आपकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से होनी चाहिए। तो बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।